नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है हम लोगों की सीरीज चल रही थी बेस्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमने अरिथमेटिक को ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया। ऑलमोस्ट क्या, सभी चैप्टर हो गए हैं और कुछ चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और आपका परसेंटेज ये मिक्स है, क्योंकि उनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं थे। जितने थे 100 के आसपास, 100 एक ही में कर दिए। इसी तरीके से SICI सेम एक ही वीडियो में कर दिए, यानी कि मिक्स कर दिए। तो उनको भी जाकर आप देख लो, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके मोस्टली सवाल CGL और CHSL में पूछे गए थे, तो उसको भी हम लोग सॉल्व आज कर लेते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी समाप्त हो जाएगी। बस इसमें ये हुआ है थोड़ा, वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये जो इसका इंट्रो पार्ट है इसको भी मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर का पार्ट है इतना, ये देखो जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये कट गया था और कुछ पार्ट साइड से भी कट गया। तो ज़्यादा नहीं, वो वीडियो में मैंने पूरा वीडियो देखा, जहाँ तक कटा है इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर पिक लगाकर एक्सप्लेन की गई हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती भी है तो आप तुरंत क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम पर 9919293977 पर। टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, लेकिन उधर कम एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई मिलने में टाइम लग सकता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए आप इस पर भेज देना। नॉर्मल बताने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज़ आप समझ जाए, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो पहला सवाल है, कह रहा है इफ द इक्वेशंस 4x प्लस के माइनस 2y प्लस का 3 इक्वल 0 और दिस, और कह रहा है के इज ग्रेटर देन 0 आर पैरेलल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस का 6। देखो पैरेलल, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी दिखा दी जाएंगी जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो देख ली ना आप लोगों ने, क्या होती है, कहाँ चला गया इंक। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दो हमारे पास। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात हो, नो सोल्यूशन की बात हो, वन सोल्यूशन की, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे इनफाइनाइट बोल दिया तो सभी इक्वल, भाई अनंत चीजें हो गई, सभी बराबर है, चलने दो कटा। अब उसने बोल दिया नो सोल्यूशन, यहां पर बोल दिया नो सोल्यूशन, तो उसने कहा अच्छा बाउंडेशन कर रहे थोड़ी बहुत, उसने नो सोल्यूशन के लिए बोला। तो अब ये है नो सोल्यूशन, अब मान के चलो हो सकता हो जाए, ठीक है। यहां पर उसने स्पेसिफिक कर दिया, ये याद करने के पर्पज से बता रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। स्पेसिफिक कर दिया वन सोल्यूशन, कह रहा है अच्छा हम तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे, हम एक भी बराबर नहीं करेंगे, कोई बराबर नहीं। नो सोल्यूशन में उसने एक बोल दिया लास्ट वाला कि नहीं भैया इतना नहीं, हम थोड़ा कुछ रखे। इनफाइनाइट में उसने कहा सब इक्वल है, तुम इनफाइनाइट ले रहे हो तो हर कंडीशन कर रहे हो, चलो सब बराबर कर लेते। तो ये याद रखना है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक वैल्यू, जब जैसे किसी क्वेश्चन में के बराबर आपको दे दिया, के बराबर में 5 होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से, तब आपको स्पेसिफिक ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर लाइनर ओवरलैपिंग, जब ओवरलैप चीजें कर जाएंगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ जा रहा है, वो अनंत तक चला जाएगा, वो इक्वल रह जाएगा। अब लाइन पैरेलल हो, अब इस तरीके से लाइन पैरेलल हो, अब मान लो जब दो लाइनें होंगी, आपने जनरली यही तो पढ़ा है, लाइनें और भी पैरेलल हो सकती है। जनरली हम लोग दो लाइनों वाले क्वेश्चन करते हैं पैरेलल, तो इसमें दो, यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग के दो इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। फिर इंटरसेक्टिंग कर रही है, भाई इंटरसेक्टिंग कर रही है तो ये तो वही कोई सोल्यूशन बना ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं भी चली जाएंगी, वो तो उनका पता ही नहीं, तो कोई इक्वल नहीं होंगे। ये सब याद करने के फंडे हैं, थोड़ा थोड़ा अपना बना लेना जिससे आप चीजें सीख जाओ, ठीक है। इसकी अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इमेज भी दिखा देंगे कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैपिंग क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था सबसे पहले देखो पैरेलल, पैरेलल हमने क्या बोला था, दो लाइनें हम लोगों ने पढ़ी हैं, दिमाग में चलाओ। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, 4 और अपॉन में के माइनस का 2 इक्वल के माइनस का 2 अपॉन में 9। समझ में आ गई। देखो ये देखो पैरेलल लिखा हुआ, हमने केवल 2 को कर लिया, तो ये दिमाग में चीजें रहेंगी ना, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, जब आते हैं फिर रह जाता है याद किया हुआ। तो इधर करेंगे भाई 36 इक्वल के माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी के माइनस का 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो के इक्वल क्या आ गया, 6 2 8 आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो 64 प्लस का 6 यानी कि 70। अगला सवाल कह रहा है किस मान के लिए के इतने इतने हुए, कोई समाधान नहीं है। यहाँ पर देखो नो सोल्यूशन। अब आप देखो एक इनफाइनाइट था, एक नो सोल्यूशन था, एक वन सोल्यूशन था। नो सोल्यूशन पे उसने थोड़ी बाउंडेशन करनी चाहिए थी, तो उसने क्या कहा था, एक इक्वल नहीं किया था, b1 अपॉन b2, ये वाला इक्वल नहीं था, थोड़ी सी बाउंडेशन। अगर वन सोल्यूशन तो वो एक भी इक्वल नहीं कि अच्छा इतनी ताकत आ गई तुम वन सोल्यूशन बोल रहे एक ही होगा, ऐसे कैसे, हम कोई भी नहीं करेंगे, सब नॉट इक्वल हो जाते हैं।
तो ये तरीका हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर हमें क्या कोई समाधान नहीं, के की वैल्यू निकालनी, तो भाई पहले वाले तो दो बराबर कर लेते हैं। इसके कॉफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7k अपॉन में 1, यानी कि k इक्वल टू में 2/7 आ गया। देख लो फिर से यही प्रॉपर्टी, आपको बार बार इसको देखोगे, थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक बैठाओ, आपको चीजें हो जाएंगी। इसमें देखो प्रॉपर हमें बना लेना भाई। दो इक्वेशन हमने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखाई थी, हर क्वेश्चन अभी इसमें भी दिखाएंगे। पहले नोट कर लेते, A1 अपॉन में A2 इक्वल और नॉट इक्वल कुछ भी हो सकता है, B1 अपॉन B2 अभी हमें कुछ नहीं पता, हम लिख ही लेते हैं। C1 अपॉन C2 यानी कि 1.7 अपॉन 3.4। तो ये तो 4/3 हो गया, ये 4 चौको 16, 4 3 12, 4/3 ये भी हो गया, ये 1/2 हो गया, यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू ये। अब ये किस में आया देखो, इनफाइनाइट में तो सभी बराबर थे, नो सोल्यूशन में उसने थोड़ी लिमिट कर दी थी, आगे वाले दो बराबर थे, और 1 सोल्यूशन में उसने कहा लिमिट बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब, हम एक भी इक्वल नहीं करेंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या था, नो सोल्यूशन। देखो फिर से वही आ गया, आगे बढ़े चलो भाई। कह रहा था समीकरण के लिए असीम रूप से कोई हल नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इतना अच्छा ट्रांसलेशन हो नहीं पाया। कह रहा व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अनंत बोल दिया था, बात खत्म हो गई, यानी कि सब चीजें बराबर होंगी, A/3 और v अपॉन, यहाँ पर देखो y प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी उसमें सारा प्लस था। इसका मतलब जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन लिखा होगा वो इस तरीके से होगा, ये ब्रैकेट बना लो 5 माइनस का 2a इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा ये माइनस का 5 माइनस का 2a आएगा, और ये बराबर में 2/6 आ गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर स्मॉल ए बना लेना, ये स्मॉल ए, इधर भी स्मॉल ए आ जाए। अब देख लो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बस बात खत्म हो गई। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसी से सारी नैया पार हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब किसी इसमें पुट कर देते हैं, तो b अपॉन और 5 माइनस का 2 इंटू में 1 इक्वल टू में 1/3 में 3 हो गया। तो इधर 5 से 2 गया 3, वो भी माइनस का था, इक्वल 1/3 कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू में माइनस का 1 आ गया आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द इक्वेशन दिस इज हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर बोल दिया उसने इन अनंत सॉल्यूशन, तो दुनिया की चीजें कुछ भी हो सब बराबर होंगे, यानी कि 2/8 A1 अपॉन A2 इक्वल में, अच्छा पिछले क्वेश्चन में देखो, हाँ ये भूल गया था ना, ये देखो सारे प्लस होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसमें माइनस दे दे तो माइनस वाला पूरा टर्म लेना है, ठीक है। तो ये 2/8 हो गया, फिर बाई वाला रखेंगे तो b1 अपॉन b2 1 अपॉन में v हो गया, फिर a अपॉन में 12 हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को जब करेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को कर लेंगे तो 2 चौकू 8 4 3 12, a बराबर में 3, ये इससे आया और ये इससे आया, यानी कि दोनों का सम 7। देख लो भाई, इसमें भी इक्वेशन देख लो, ठीक है, हर बार आपको दिखाते चलेंगे मजे से। इसमें देखो के की वैल्यू यहाँ पर बोल दिया नो सॉल्यूशन, क्या किया होगा उसने, बीच वाले में पहुंचे, दिमाग लगाओ, बीच वाले में क्या था, लास्ट वाले बराबर नहीं थे, यानी कि आपने पढ़ा था A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर 1 कर देता, बाउंडेशन लगा देता, वो तीनों बराबर नहीं रखता। तो यहाँ पर हम के रखेंगे A1 अपॉन A2, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस का 15 बटे में -21 लेंगे दोनों जगह, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हर जगह प्लस होता है, बार बार आपको दिखा चुके, फिर से देख लो हर जगह प्लस है, तो जो भी माइनस आएगा उसको हमें उस तरीके से हटाना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट, 7 या 21 3 पंजे 15, यानी कि k इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज और आर। तो ये एक सवाल और था, इसके लिए ये एक आपको ध्यान रखनी है चीज। क्या ध्यान रखनी, देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, को इंसिडेंट लाइंस हैं। हमसे कह रहा था को इंसाइडिंग लाइंस हैं, वो इसी की बात कर रहा था लास्ट वाले की। तो यहाँ पर देखो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इन कॉमन,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो पैरेलल लाइंस बनेंगी, जैसे दो लाइनें पैरेलल हैं, तो कह रहा नो पॉइंट्स इन कॉमन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब जो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनमें कुछ मिलता तो है नहीं ना, वो कभी लाइनें मिलती है, तो इसी तरीके से लिखा हुआ नो पॉइंट इन कॉमन सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो कह रहा है वन पॉइंट इन कॉमन सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वन पॉइंट आएगा ऐसा जिसमें कॉमन सॉल्यूशन होगा। हमसे कोइंसिडेंट वाली कह रहा था, तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके समीकरण इतने और इतने के अनंत हल है। कितने हल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो मतलब सब कुछ बराबर। तो यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c यहां पर 3 है। ये क्या हुआ भाई, यहां पर तो बहुत बड़ा लिख दिया। चलो ये हो गया हमारे पास c1 अपॉन c2। अब इसको अब कंपेयर कर लेते हैं भाई। देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आप लिख लोगे 3a प्लस का b इक्वल a माइनस का b लिखोगे। अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो आप देखोगे 3 ब्रैकेट में 3a प्लस का b माइनस का 3 इक्वल 3a माइनस का b हो जाएगा। यानी कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट, दोनों में a माइनस b कॉमन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 3a प्लस का b, 3a प्लस का b माइनस का 3 लिख सकते हैं। यानी कि 3a प्लस का 3b इक्वल 3a प्लस का b माइनस का 3, ये कैंसिल आउट और इधर आ जाएगा ये 2b माइनस का 3, यानी कि b इक्वल क्या आ गया माइनस का 3/2 आ गया। तो -3/2 दो ऑप्शन में था, आगे हमें थोड़ा करना पड़ेगा भाई, तो कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन से, चाहे इसी से कर लो। तो 3 इंटू में a प्लस का 3 इंटू में b का मान माइनस का 3/2 बराबर में यहाँ पर a माइनस का b और b का मान माइनस का 3/2, ये प्लस का 3/2 हो गया। तो ये 2a हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2 प्लस में 3 त्रिका 9/2 और 9 3 12 यानी कि 2 छक्के 12। तो a बराबर कितना आ गया 3। देखो आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। अच्छा इसमें भी देखना होगा अनंत हल वाला, तो यहां से देख लो आपका फर्स्ट वाला। अगला सवाल करें, चलो फिर इसको देखो भाई, फिर से आ गया। अभी यही चीज आपको समझाई थी, पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें देखो दोनों प्रोसेस आपके काम कर रहे हैं। कह रहा K1 और K2 के बीच संबंध जिसके लिए रैखिक समीकरण इतने इतने के प्रणाली के सहयोग रेखाओं को दर्शाता है। कह रहा था रिलेशन विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन K1 एंड दिस रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। देखो को इंसिडेंट लाइन ये आ गया। अब वो कह रहा है इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इन कॉमन, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, तो वही चीज देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहे थे, वही चीज हमने इसमें ले रखी, यानी कि ये दोनों रिलेशन हमको लगाने थे। तो पहली कंडीशन में a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इक्वल c1 अपॉन में c2। तो हम किसी इन दोनों को ले लें, 4 चौकू 16 4 दूनी 8, k1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो K2 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, K2 बराबर में 6 आ गया। इन दोनों का हमें रिलेशन बताना था। आप एक चीज देखो, K2 K1 का क्या गुना हो रहा था 3 गुना भाई। K1 इक्वल K2 अगर हमें करना हो तो आप देख रहे हो कि इसमें हमें 3 का दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हम इक्वल कर पाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3K1 आंसर। अगला सवाल करें, अगला सवाल करते हैं भाई। और क्या इसमें देखो भाई, यूनिक सोल्यूशन, वही वन सोल्यूशन की बात कर रहा था, उसी पर बात करेंगे। यानी कि वन सोल्यूशन के लिए कोई भी इक्वल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 अपॉन में 6 यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 21 से साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसी साइड थे दोनों, तो 7/21। अब यहाँ पर देखो हर प्रोसेस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। यानी कि इसने दोनों दे दिए कि ये भी दे दिया और ये भी। अगर आपको ये नहीं पता तब दिक्कत, अगर ऐसे दे देता वो k इज नॉट इक्वल टू 5, k इज नॉट इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 7, k इज नॉट इक्वल टू 8, तब कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर हो ना हो, पता हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेम दे देगा तब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, वहीं पर कंफ्यूजन भी बनती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, के का मान। देखो वन सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन बोला, इज नॉट इक्वल टू आएगा हर कंडीशन में, यानी कि ये वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। अब किसी एक को भी पकड़ लो, किसी एक को क्यों, एक ही पकड़ना पड़ेगा। तो k प्लस का 4 छचरंग 36/4 यानी कि k इक्वल टू में 9 से 4 गया 5, इज नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज समझ गए कि नहीं, समझना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा था गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिस विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन अलोंग विद द गिवन इक्वेशन फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन दिमाग में आना चाहिए, पहला क्या होता है इनफाइनाइट, फिर नो होता है, फिर वन सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन। तो बीच वाले में क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। भाई उसने नो सोल्यूशन बोला ना, थोड़ा बाउंडेशन करना चाह रहा तो एक हो गया, वन कर देता तो बिल्कुल बाउंडेशन वन सोल्यूशन, अच्छा तुम्हारी चलेगी, हम एक भी बराबर नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपनी चला रहा भाई। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें 5 7 और ये 8 इस साइड लेके आ गए 8, तो ये प्लस का 8 हो गया, हमने प्लस का लेके चलना क्योंकि इधर भी सारे वही चीजें लिखी। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन से लिखते हैं, पहले वाले ऑप्शन से लिखते हैं तो 5/10 और 7/14, यहाँ पर तो चीज बन गई, लेकिन आपने देखा 16, तो इधर ये सभी बराबर हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन से पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए था। सेकंड में 5/5 हो गया और 7/7 हो गया और 8/16 हो गया। आप देखोगे ये दोनों तो इक्वल हैं, वो सही बात है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये बना देगा 1/2 और इधर बना रहा था 1, तो यही हमारे पास आंसर मिल गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। अच्छा इसमें ये कंफ्यूजन ना करना है, माइनस का 8 लेते तो यहाँ पर माइनस का 16 लेना पड़ता, बात वही बढ़ती। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हर स्लाइड पे आपको फोटो लगी हुई है, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। कह रहा था द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी, यानी कि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 और ये आ गया हमारे पास 15 यानी कि c1/c2। तो ये 1 2 चौकू 8, 1/4 और ये हो गया 1/4, 15/13, यानी कि ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। हमने आपको क्या बताया था भाई, दो इक्वल मिल रहे शुरू में, किसमें, दो लाइनें हमने पैरेलल वाली जनरली पढ़ी है ना, तो बस पैरेलल हो गया, खत्म कर दो भाई। ये चीजें आपको बताई थी, देखो यहाँ पर पैरेलल वाला ये सेकंड नंबर पे देखो, ओवरलैपिंग में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते, फिर कोइंसिडेंट वाले में वन, यानी कि वो उस तरीके की चीजें आपको बताई थी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वहां पर भी चल रहा था, तभी संपाति कोइंसिडेंट वाला पड़ा था, लास्ट में फिगर बन रहा था। बाकी तो ये सामने रखा हुआ पैरेलल वाला आपके। इसमें देखो भाई के का मान बताना है, कह रहा था प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहे हैं के का मान। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, यानी कि 3x = में 3, तो x = क्या आ गया 1 आ गया। जब इसमें रखेंगे तो y = 2 - का 1, यानी कि ये भी 1 आ गया। पुट कर दो यहाँ पर, क्या बात है, कुछ मिस है, कुछ तो मिस है। के एक्स यानी के इंटू में 1 प्लस का 5 = में 0, तो के = में कुछ तो मिस है, इसमें देखना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर y = के एक्स प्लस का 5 कर लो, ये यहाँ से काट कर, ठीक है, y = के एक्स प्लस का 5। अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y = हमने 1 फाइंड आउट किया था, के इंटू में x की वैल्यू 1 प्लस का 5, यानी के = में -4, ये आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस का 12y = 60 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, तो अंतःखंडित भाग की लंबाई चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 5x/60 12y/60 = में 1, तो इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 5, 12×5 = 60 और 12×5 = 60 हो गया। अब ये जैसे ये लाइन यहाँ से चल रहा है ना इस तरीके से, तो x वाले पोर्शन पे कितना था 12, ये 5 था, इस भाग का मान पूछा था। अगला सवाल कह रहा था इफ ए सर्किल हुज सेंटर इज दिस टचेस द लाइन दिस देन द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज। देखो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है, जैसे सेंटर यहाँ पर 2,3 दिया गया था, हमारे पास h, k हो और सिंपल सी इक्वेशन ये दी गई थी। अब यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर में हमें 4 मिलेगा, b बराबर 3 मिलेगा, c = में -7, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस की है लेकिन हमें जो दी गई क्वेश्चन में वो माइनस का है। अब ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस निकल कर आ जाएगी। a का मान 4, h का मान, h बराबर में हमको 2 दिया था और k बराबर में 3 दिया था, तो h का मान 2 और v की वैल्यू 3,
के की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -7 अपॉन में √a² प्लस का b स्क्वायर, 4 3 5 का स्क्वायर पड़ा होगा। इधर 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया और माइनस का 7, 9 8 17 यानी कि 10/5, तो 5 दूनी 10 आंसर आ गया। ये ट्रिपलेट पढ़ा ना 4 3 5 का, उसी से डायरेक्ट 5 लिख लिया है। आप ये सिंपल सी चीज है, इसको नोट करके रखो, ये कम पूछी जाती है और जब आते हैं अचानक क्वेश्चन तो भूल जाते हैं, इसलिए नोट करके रखना। अगला सवाल कह रहा है इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे दो रैखिक समीकरण इतने इतने द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर इस इक्वेशन में x बराबर में 0 रखें तो y बराबर 6 होगा, और इसी इक्वेशन में अगर हम y बराबर में 0 रखें तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 आ गया आपको, और इसी इक्वेशन में अगर हम y बराबर में 0 रख दें तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ये सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से जो जो पॉइंट निकलेंगे, किस इक्वेशन से, 2x प्लस का y 6, 2x माइनस का y माइनस का 2, यानी कि जोड़ेंगे तो ये 4x, 6 से 2 गया तो 4, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से किसी में पुट कर देंगे तो 2 इंटू में 1 माइनस का y इक्वल माइनस का 2, यानी कि 2 इधर आ जाएगा और ये 4 बन जाएगा, y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ से जो पॉइंट आए 1,4 आ गए। यहाँ से जो आए 0,6, यहाँ पर आए 3,0, यहाँ पर आए 0,2, यहाँ पर आए -1,0। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं भैया, ड्रॉ करते हैं। हमने इसको किया इस तरीके से ड्रॉ, 0,6 यानी कि बाई पर ये जा रहा है 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रहा 0,6, 3,0 यानी कि y पर 0 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक लिखते हैं, यानी कि 3,0 यहाँ पर आ गया। 0,2 यानी कि 0,2 ये हो गया। फिर -1,0, -1 का मतलब x का, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो -1 ये रहा, ,0 ये आ गया। फिर इधर देखेंगे ये आ गया 1,4, यानी कि 1,4 आएगा तो ये बनेगा 1 यहाँ पर, और 1 2 3 4 यानी कि ये हो गया 1,4। अब इनको भाई मिलाते हैं कहाँ कहाँ, जैसे ये पॉइंट था यहाँ पर, तो इस तरीके से ये 3,0 के साथ जाएंगे, यानी कि 3,0 के साथ ये पहुंच गया। इसके बाद -1 और 2 से चलेंगे, यानी कि इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं, जिससे हमें, क्योंकि एग्जैक्ट तो बन नहीं रहा है और हमें दिखाना भी आपको एग्जैक्ट है, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर ले ही सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये -1,0। अब इसको जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से मिलके ये यहाँ पर मिलेगा जाकर। अब हमें जो एरिया निकालना है वो किस पार्ट का निकालना है, हमें एरिया निकालना वो इस पार्ट का निकालना है, जितना पार्ट हम हाईलाइट यहाँ पर कर रहे हैं, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। ये समझ गए बात को, बस खत्म हो गया सवाल। कैसे खत्म हो गया, इस लाइन को, एक सेकेंड, ये रहा, और ये इस लाइन को यहां से ड्रॉ करो, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हाइट हो कितनी गई, ये 4 हाइट हो गई। कैसा चल रहा है ये हाइट 4 हो गई। एक सेकेंड रुकना, अब सही चलेगा। है नहीं, कौन से सभी नशे में रहने लगे क्या, अब ये हट भी नहीं रहा है, अब वो पूरा ही चला गया। चलो कोई नहीं, देखो फिर से फटाफट करते हैं। -1,0 हमने इधर कर लिया, हमने लाइन ड्रॉ की, ये यहां से इधर जाते हुए इधर जाएगा, हमने यहां से लाइन ड्रॉ की, ये यहां से गया, यहां मिला। अब हमें जिसका एरिया निकालना है, हमें जिस भी पार्ट का एरिया निकालना है, क्या हो रहा है भाई, ये पार्ट है वो वाला, ये वाला, इसका हमें पूरे का एरिया निकालना है। ये समझ गए होगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस खत्म हो गया सवाल। कैसे खत्म हो गया, आप यहां से देखोगे, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये यहां से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, क्योंकि ये हाइट हमारी मैक्सिमम बाई तक 4 जा रही है। इधर देखोगे यहां से यहां तक ये 3 था, इधर यहां से यहां तक ये 1 था, टोटल कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 1/2 बेस इंटू में हाइट आपको पता है, तो 1/2 बेस हमारे पास 4, हाइट हमारे पास 4, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। अगला सवाल कह रहा था मूल बिंदु से रेखा इतने इतने के लंबवत इकाई क्या होगी। सबसे पहले देखो 6x प्लस का 8y इक्वल 48 हो गया। इसके अंतःखंड वाली जो लंबाई निकालते हैं वो निकाल लेते हैं, यानी कि 48 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, 8 6 48 इक्वल 1 हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास x अक्ष पे 8 हो गया, y अक्ष पे
6 हो गया। और ये अगर लंबाई निकालेंगे ये 10 हो गई। हमसे कह रहा परपेंडिकुलर, हमें ये निकालना था। तो 6 गुणे में 8 बटे में 10 यानी कि 48, 4.8। डायरेक्ट रिजल्ट आपने ट्रिपलेट वाले, ट्रिपलेट कह रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा। अगला सवाल, यदि समीकरण इतने इतने का ग्राफ P और Q पर निर्देशांक अक्षों को काटता है तो P Q की लंबाई क्या है? बहुत आसान है। देखो 20x प्लस का 21y अपॉन में 420 अपॉन में 420 इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये काटेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा? 21, 21 दूनी 42 हो गया। तो यहां से लिखेंगे ये 21 हो गया, ये यहाँ पर 20 हो गया। आपने पढ़ा होगा 20, 21, 29 का ट्रिपलेट, यही हमसे P और Q की बात कर रहा था। खत्म। अगला सवाल, यदि ग्राफ इतने इतने का प्रतिच्छेदन बिंदु इतना है, इसका मान। देखो कुछ नहीं, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, क्यू को काट लेते ना, पहले इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो फिर 2 का गुणा करने के बाद इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2, वो भी 2 का गुणा करने के बाद, तो 3p माइनस का 2q और बराबर में माइनस का 23 रहेगा। यहां पर अगर करेंगे 2 दूनी 4p और 2 दूनी 2q हो गया, और इधर हो जाएगा हमारे पास बराबर में माइनस का 23 और प्लस में 26। तो यहां से करेंगे, ये देखो माइनस का p बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर हो गया हमारे पास प्लस का 3, यानी कि p इक्वल टू में माइनस का 3 आ गया। किसी में भी पुट कर दो, 3 गुणे में माइनस का 3 माइनस का 2q इक्वल और माइनस का 23 हो गया। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 2q माइनस का 23 प्लस में 9, तो माइनस का 2q इक्वल 13 से 9 गया तो 14 हो गया, वो भी माइनस का q इक्वल 7 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू में माइनस का 3 प्लस का 7, 3 त्रिका 9 प्लस का 7 यानी कि माइनस का 2। अगला सवाल, रेखाएं इतनी इतनी का अनूठा हल यानी कि यूनिक सोल्यूशन इतने और x से अद्वितीय विलयन और प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी। इंग्लिश में देखते हैं, लाइंस दिस हैव यूनिक सोल्यूशन, व्हाट इज द डिस्टेंस अच्छा बिटवीन द यूनिक सोल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन दिस। देखो सबसे पहले तो इसमें x और y का मान निकालते हैं। तो यहां पर अगर इन दोनों को इक्वेशन 1 2 मान लेते, अगर हमने 1 माइनस का 2 कर दिया तो y से y कैंसिल, x प्लस का y प्लस में 3x माइनस का y और 10 माइनस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4x बराबर कितना आ गया? 8। तो x बराबर कितना आ गया? तो किसी में भी पुट कर लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब वो ये कह रहा था कि पहले तो यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 10 और y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो ये जो हमारे पास लाइन है, यहाँ पर बन रहा है 0,10 और ये बन रहा है 10,0, यानी कि अगर 0,10 है तो वो तो पॉइंट इधर आ जाएगा और जो 10,0 है वो तो इधर आ जाएगा। अब यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन यहां से ड्रॉ। अब इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु थे वो 2,8 यूनिक सोल्यूशन वाले, तो 2,8 यानी कि 1 2 यहां पर कहीं रहा होगा 2,8, इन्हीं के बीच के दूरी पूछी गई थी कि ये दूरी यहां से क्या होगी। समझ में आ गई बात? तो खत्म हो गया। देखो आपको पता है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि यहां से करेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8 स्क्वायर इंटू में 2 यानी कि 8 रूट में 2। समझ में आ गई बात? इसी को हमें निकालना था तो डायरेक्ट हमने वैल्यू निकाली। अगला सवाल, इसमें देखो केंद्र वाले गोले और 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले का समीकरण। देखो इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ एच के एल केंद्र है तो सिंपल है, एक्स माइनस एच, एच का मतलब माइनस का 1 था, माइनस का 1 इस तरीके से लिख लो। ये यहाँ पर सब स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से वाई, वाई हो गया माइनस का के का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस है माइनस का 3 का ये होल स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर हो गया जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और त्रिज्या में दी गई थी 3 इकाई, यानी कि ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये तो सब जगह सेम आना ही आना है, बिल्कुल आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो x बनेगा वो प्लस का बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में 2x हो गया। अब तो कहीं पर x आना नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, और प्लस का आ रहा है, खत्म हो गया। अदरवाइज पूरा करते वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2y फिर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 3 का 9 प्लस में ये हो गया 6z इक्वल 9 हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, फिर आया x की वैल्यू तो 2x लिख लिया,
फिर y की वैल्यू आ गई, ये क्या किया, हाँ यहाँ पर 4y होगा ना भाई, मैं कहूँ y मिल नहीं रहा 4y हो गया, प्लस का 6z हो गया। अब ये नंबर जो बते 1 4 1 5 9 5 14, 9 से 9 तो कट ही गया ना, तो प्लस का 5 ही बचा। अगला सवाल करते हैं, ये याद रखना है, क्वेश्चन याद नहीं रहती हैं, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो ये एल, कैसे मिस्टेक हो गई भाई। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 विल द लाइन्स दिस एंड दिस बी पैरेलल। देखो पैरेलल सेकंड में बताया था, सेकंड में क्या होता नो सोल्यूशन, देखो पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन, बात खत्म हो गई, यानी कि A1 अपॉन A2 के अपॉन 4, और इधर माइनस का दो प्लस का, तो ये माइनस का दो प्लस का 7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन सारी प्लस में होती, तो माइनस में कुछ भी आएगा वो माइनस में हमें लिखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू हो गया, तो इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। 5 चौको 20, इधर हो गया के स्क्वायर प्लस का के, तो वैल्यू देख लो भाई, 4 का स्क्वायर प्लस में 4, आंसर। अगला सवाल कह रहा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक यानी कि शीर्षांक इतने इतने हैं। देखो इसका एक शॉर्ट वीडियो है, वो शॉर्ट टेलीग्राम कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख लेना, उसमें ट्रायंगल का भी एरिया बताया गया कैसे ट्रिक से निकालते हैं। सबसे पहले तो इनको एक सीक्वेंस से लिखो, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, 6x का है प्लस का है, यानी कि इधर हमारे साथ माइनस का 3 भी है, तो ये आ जाएगा इसमें, बाई माइनस पे था, इधर माइनस है दोनों, यानी कि माइनस दोनों, तो ये -4 -2 इधर आ गया, फिर 3,1 यानी कि दोनों प्लस है, फिर 5,0 और 5,0 ये यहाँ पर आ जाएगा 5,0। अब इनको क्या होता है सीक्वेंस से लिखना होता है हमें, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इस तरीके से क्वाड्रेंट में लिखा है। जैसे हमने -4 बटे -2 लिखा, फिर 6 बटे में -3 लिखा, फिर 5 बटे में 0 लिखा, फिर हमने 3 बटे में 1 लिखा, ये लिख लिया। जो भी स्टार्टिंग में लिखो उसको एक बार रिपीट और कर दो, माइनस लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें किया 4 तियां 12 प्लस का 12, फिर 0, फिर देख रहे हो ना कैसे गुणा कर रहा है, ऐसे ही करना है, फिर भूल जाओ बाद में, फिर 3 दूनी 6, हमेशा प्लस होता है यहाँ पर, जब तक वो गुणा करने पर माइनस ना दे दे तब तक, ठीक है। एक साइड हमने गुणा कर लिया, अब दूसरा इधर किया तो 6 दूनी 12, ठीक है, इधर किया 5 तियां 15, और इधर किया तो 0, और इधर किया -4 हो गया, ठीक है। तो देखो वैसे भी हमने साइन लगा लिया, बड़े से छोटे घटाना, अदरवाइज मॉड भी लगा लो, बटे में 2 आपका आंसर आ जाएगा। 12 5 17 से 6 गया तो 11, 12 और 15 27 और 4 31 हो गया, ठीक है। और अगर इसी को रखोगे तो ये माइनस की वजह से तो ये प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 42 बटे में 2, तो ये कितना बन गया 21 आंसर। समझ में आ गई बात, इसी तरीके से करना होता है। और इसी की एक ट्रिक आपको और मिल जाएगी जिसमें आपको ट्रायंगल का भी एरिया मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जाके देख लेना, बहुत आसान तरीका है। आप किसी को भी पहले रख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा भाई, आप -12 -15 प्लस का 0 -4 और यहाँ पर प्लस का 12 और 0 प्लस का 5 -6, तो 12 15 ये 31 हो गया माइनस का, और इधर 12 5 17 17 से 6 गया 11, और ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का क्या आ गया हमारे पास 42 आ गया, लेकिन आपको मॉड बताया था तो 42 बटे में 2 करते फिर भी 21 आ जाता। तो ये चीज ध्यान रखना, बस सीक्वेंस से लिखना है, लिखने के बाद जो स्टार्टिंग में लिखो उसको एक बार रिपीट कर देना, आपका आंसर आ जाए। अगला सवाल, चलो फिर यही 23 क्वेश्चन थे जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछे गए थे। आशा कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा और कंपाइलेशन तो पसंद आ ही रहा होगा, और वो तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी पता लगेगा, और जरूर से लिख दिया करो, तभी पता लगती चीजें सब अच्छे वे में चल रही हैं। बाकी बताइएगा आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो कंप्लीट किए हो तो डन जरूर से लिख देना।